आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A कहता है कि जो स्टेट है उसमें रोजी रोटी का अधिकार सभी को होना चाहिए। स्टेट कोई ऐसी व्यवस्था करे जिससे रोजी रोटी का अधिकार सभी को हो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। रोजी रोटी का अधिकार सभी को होना चाहिए, आर्टिकल 39A यह कहता है। आर्टिकल 39A का यह कहना है। अब हमारा आर्टिकल 39 आता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इससे कई बार क्वेश्चन आ गए हैं, कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं एनडीए में। ठीक है, तो आइए अब हम समझते हैं आर्टिकल 39 क्लॉज बी क्या कहता है। आर्टिकल 39 क्लॉज बी, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 क्लॉज बी बेसिकली यह कहता है कि जो देश के रिसोर्सेस हैं, जो देश की संपत्ति हैं, वो देश के जो भी देश के रिसोर्सेस हैं वो सभी के पास पहुंचने ही चाहिए। जैसे मान लो कि सरकार ने कोई हॉस्पिटल बनाया, अब सरकार ने जो हॉस्पिटल बना दिया, अब वो सभी जो वहाँ की फैसिलिटी है वो सभी को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, तो मिलनी चाहिए। सरकार ऐसी व्यवस्था करे जहाँ पे जो सार्वजनिक चीज़ें हैं, जो देश की चीज़ें हैं वो सभी को मिले। तो ये हमारा 39 क्लॉज भी यह कहता है कि जो भी रिसोर्सेस हैं, जो भी देश की संपत्ति है, देश के जो स्रोत हैं वो सभी के पास होने चाहिए, सभी को मिलने चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 39 यह कहता है। आर्टिकल 39 क्लॉज बी, 39 क्लॉज बी यह कहता है। ठीक है, आर्टिकल 39 क्लॉज सी, आर्टिकल 39 क्लॉज सी का मतलब यह है कि मान लो देश में रिसोर्सेस हैं, बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, और इतने रिसोर्सेस हैं कि अबाउंड है, मतलब कि इतना है कि उसको काउंट नहीं किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस हैं। अब इसी रिसोर्सेस को ध्यान में रखते हुए कुछ लोग क्रिएट हुए, ऐसे लोग क्रिएट हुए जो यह चाहते थे कि वो मोनोपोली करें, एकाधिकार अपना जमाएं। तब स्टेट ने कहा कि देखो, जब संविधान बनाया गया, डीपीएसपी लाया गया, तो संविधान में डीपीएसपी में यह लिखा गया कि देखो इस तरीके की बदमाशी न हो पाए, इस तरीके की जो गुंडा जो रंगबाजी है वो ना हो पाए, इस तरीके की चीज़ें जो वो ना हो पाए, ये मोनोपोली ना हो पाए। देश के जो रिसोर्सेस हैं, देश के जो स्रोत हैं वो कुछ लोगों के हाथ में ना जा पाए। अगर कुछ लोगों के हाथ में जाएंगे तो उससे जो है वो देश का हित नहीं होगा, देश का अहित ही होगा। और हमें क्या चाहिए, हमें देश का हित चाहिए, हमें ऐसा समाज चाहिए जहाँ पे बेसिक मूल्य ही वेलफेयर स्टेट होगा। हमारा स्टेट जो है वो पुलिस स्टेट नहीं है। हमारा स्टेट का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये नहीं है कि बस जनता से अपने टैक्स को कलेक्ट करो, अपनी तिजोरियों को भरो। तो इस तरीके का थोड़ी है हमारा जो सिस्टम है। हमारा सिस्टम है कि हम अगर टैक्स ले रहे हैं तो वो जनता के हित में काम, जनता के हितों में लगाएं, ऐसा नहीं कि वो अपने हित में लगाएं। ठीक है, तो वो जनता के हित में लगाते हैं। हम वेलफेयरिक स्टेट हैं, तो हमें यह फोकस करना होगा, हमें यह ध्यान रखना होगा कि कुछ ऐसे स्टेज आते हैं जहाँ पे कुछ लोग जो है वो कुछ जगहों पे कुछ ही लोग जा पाते हैं। जैसे कि अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा रिच हो जाएंगे। अगर रिच हो गए हैं तो उनको भी ऐसा ना लगने लगे कि वो गॉड हो गए हैं, वो रूल करने लगे हैं। ठीक है, कंट्री में अब उनका चलेगा, दूसरे का नहीं चलेगा। जो माइनॉरिटी वाले हैं, जैसे मान लो कि जिनके पास ज़्यादा पैसे हो गए और जिनके पास कम पैसे हैं, जिनके पास कम स्रोत हैं और जिनके पास ज़्यादा स्रोत हैं। ठीक है, अब जो ज़्यादा स्रोत वाला है उसको ऐसा न लगने लगे कि मैं जो कम स्रोत वाले हैं उनको मैं चलाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो समाज में डिस्टरबेंस क्रिएट होगा और वो देश के हित में बिल्कुल भी नहीं है, वेलफेयरिक स्टेट के हित में बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा 39 क्लॉज सी सिंपली यह कहता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फीवर हैंड नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 39 क्लॉज सी, ये 39 क्लॉज सी है। देखो बच्चों, आर्टिकल 39 क्लॉज बी, आर्टिकल 39 क्लॉज सी, दोनों ही अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं।
क्वेश्चन एनडीए में ऐसे पूछे जाएंगे कि बताओ जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है। क्वेश्चन आ गया कि बताओ जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में आएगा। देखो अभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, क्वेश्चन आएगा, आपको बस फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो फिर समझ लीजिए कि आपको कोई रोक नहीं सकता है सफल होने से, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है और जो आप पढ़ रहे हो उसको कंटिन्यू बना के रखना, कंटिन्यूटी बना के रखनी है। अब मान लीजिए आ गया कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, क्वेश्चन अगर आ गया लिखिए कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है इन फ्यूअर हैंड, concentration of wealth in your hand, not happen concentrations of wealth in your hand not happen given under which article। अब ये जो है वो प्रश्न आ गया हमारे सामने, दिया हुआ है प्रश्न कि अच्छा बताओ कि जो आर्टिकल जो हमारा मान लो कि जो हमारे देश में रिसोर्सेस हैं वो कुछ लोगों के पास केवल न जाए, ठीक है। अगर कुछ लोगों के पास जा रहे हैं तो इसका मतलब कि वो किसी आर्टिकल का विरोध कर रहे हैं। कुछ लोगों के पास ना जाए, हमारा जो देश का स्रोत है वो सभी के पास जाए। अब क्वेश्चन यह दिया हुआ है कि जो हमारे स्रोत हैं वो कुछ लोगों के पास न जाए, ठीक है। तो वो किस आर्टिकल में दिया हुआ है। अब आर्टिकल दिया हुआ था ऑप्शन ए 39A, ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 जो दिया हुआ था आर्टिकल 40, ऑप्शन 3 आर्टिकल 47 और ऑप्शन 4 दिया हुआ था 39 क्लॉज सी। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब आपको ध्यान रखना है इसको। आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39A कहता है कि जो स्टेट है उसमें रोजी रोटी का अधिकार सभी को होना चाहिए। स्टेट कोई ऐसी व्यवस्था करे जिससे रोजी रोटी का अधिकार सभी को हो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। रोजी रोटी का अधिकार सभी को होना चाहिए, आर्टिकल 39A यह कहता है। आर्टिकल 39A का यह कहना है। अब हमारा आर्टिकल 39 आता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इससे कई बार क्वेश्चन आ गए हैं, कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं एनडीए में, ठीक है। तो आइए अब हम समझते हैं आर्टिकल 39 क्लॉज बी क्या कहता है। आर्टिकल 39 क्लॉज बी, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 क्लॉज बी बेसिकली यह कहता है कि जो देश के रिसोर्सेस हैं, जो देश की संपत्ति हैं, वो देश के जो भी देश के रिसोर्सेस हैं वो सभी के पास पहुंचने ही चाहिए। जैसे मान लो कि सरकार ने कोई हॉस्पिटल बनाया, अब सरकार ने जो हॉस्पिटल बना दिया, अब वो सभी जो वहाँ की फैसिलिटी है वो सभी को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, तो मिलनी चाहिए। सरकार ऐसी व्यवस्था करे जहाँ पे जो सार्वजनिक चीज़ें हैं, जो देश की चीज़ें हैं वो सभी को मिले। तो ये हमारा 39 क्लॉज भी यह कहता है कि जो भी रिसोर्सेस हैं, जो भी देश की संपत्ति है, देश के जो स्रोत हैं वो सभी के पास होने चाहिए, सभी को मिलने चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 39 यह कहता है। आर्टिकल 39 क्लॉज बी, 39 क्लॉज बी यह कहता है, ठीक है। आर्टिकल 39 क्लॉज सी, आर्टिकल 39 क्लॉज सी का मतलब यह है कि मान लो देश में रिसोर्सेस हैं, बहुत सारे रिसोर्सेस हैं और इतने रिसोर्सेस हैं कि
अबाउंड है, मतलब कि इतना है कि उसको काउंट नहीं किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस हैं। अब इसी रिसोर्सेस को ध्यान में रखते हुए कुछ लोग क्रिएट हुए, ऐसे लोग क्रिएट हुए जो यह चाहते थे कि वो मोनोपोली करें, एकाधिकार अपना जमाएं। तब स्टेट ने कहा कि देखो, जब संविधान बनाया गया, डीपीएसपी लाया गया, तो संविधान में डीपीएसपी में यह लिखा गया कि देखो, इस तरीके की बदमाशी न हो पाए, इस तरीके की जो गुंडा जो रंगबाजी है वो ना हो पाए, इस तरीके की चीजें जो वो ना हो पाए, ये मोनोपोली ना हो पाए। देश के जो रिसोर्सेस हैं, देश के जो स्रोत हैं, वो कुछ लोगों के हाथ में ना जा पाए। अगर कुछ लोगों के हाथ में जाएंगे तो उससे जो है वो देश का हित नहीं होगा, देश का अहित ही होगा। और हमें क्या चाहिए? हमें देश का हित चाहिए, हमें ऐसा समाज चाहिए जहाँ पे बेसिक मूल ही वेलफेयर स्टेट होगा। हमारा स्टेट जो है वो पुलिस स्टेट नहीं है। हमारा स्टेट का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये नहीं है कि बस जनता से अपने टैक्स को कलेक्ट करो, अपनी तिजोरियों को भरो। तो इस तरीके का थोड़ी है हमारा जो सिस्टम है। हमारा सिस्टम है कि हम अगर टैक्स ले रहे हैं तो वो जनता के हित में काम, जनता के हितों में लगाएं, ऐसा नहीं कि वो अपने हित में लगाएं। ठीक है, तो वो जनता के हित में लगाते हैं। हम वेलफेयरिक स्टेट हैं, तो हमें यह फोकस करना होगा, हमें यह ध्यान रखना होगा कि कुछ ऐसे स्टेज आते हैं जहाँ पे कुछ लोग जो है वो कुछ जगहों पे कुछ ही लोग जा पाते हैं। जैसे कि अगर कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा रिच हो जाएंगे। अगर रिच हो गए हैं तो उनको भी ऐसा ना लगने लगे कि वो गॉड हो गए हैं, वो रूल करने लगे हैं। ठीक है, कंट्री में अब उनका चलेगा, दूसरे का नहीं चलेगा। जो माइनॉरिटी वाले हैं, जैसे मान लो कि जिनके पास ज़्यादा पैसे हो गए और जिनके पास कम पैसे हैं, जिनके पास कम स्रोत हैं और जिनके पास ज़्यादा स्रोत हैं। ठीक है, अब जो ज़्यादा स्रोत वाला है उसको ऐसा न लगने लगे कि मैं जो कम स्रोत वाले हैं उनको मैं चलाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो समाज में डिस्टरबेंस क्रिएट होगा और वो देश के हित में बिल्कुल भी नहीं है, वेलफेयरिक स्टेट के हित में बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा 39 क्लॉज सी सिंपली यह कहता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फीवर हैंड नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 39 क्लॉज सी, ये 39 क्लॉज सी है। देखो बच्चों, आर्टिकल 39 क्लॉज बी, आर्टिकल 39 क्लॉज सी, दोनों ही अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं। क्वेश्चन एनडीए में ऐसे पूछे जाएंगे कि बताओ जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, क्वेश्चन आ गया कि बताओ जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में आएगा। देखो अभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, क्वेश्चन आएगा, आपको बस फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो फिर समझ लीजिए कि आपको कोई रोक नहीं सकता है सफल होने से। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है और जो आप पढ़ रहे हो उसको कंटिन्यू बना के रखना, कंटिन्यूटी बना के रखनी है। अब मान लीजिए आ गया कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, क्वेश्चन अगर आ गया लिखिए कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है इन फीवर हैंड, concentration of wealth in fewer hand not happened concentrations of wealth in fewer hand not happen given under which article। अब ये जो है वो प्रश्न आ गया हमारे सामने, दिया हुआ है प्रश्न कि अच्छा बताओ कि जो आर्टिकल जो हमारा मान लो कि जो हमारे देश में रिसोर्सेस हैं वो कुछ लोगों के पास केवल न जाए। ठीक है,
अगर कुछ लोगों के पास जा रहे हैं तो इसका मतलब कि वो किसी आर्टिकल का विरोध कर रहे हैं। कुछ लोगों के पास ना जाए, हमारा जो देश का स्रोत है वो सभी के पास जाए। अब क्वेश्चन यह दिया हुआ है कि जो जो हमारे स्रोत हैं वो कुछ लोगों के पास न जाए, ठीक है। तो वो किस आर्टिकल में दिया हुआ है? अब आर्टिकल दिया हुआ था ऑप्शन ए 39A, ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 जो दिया हुआ था आर्टिकल 40, ऑप्शन 3 आर्टिकल 47 और ऑप्शन 4 दिया हुआ था 39 क्लॉज सी। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब आपको तो क्वेश्चन था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यूअर हैंड नॉट हैपन गिवन अंडर विच आर्टिकल। तो क्वेश्चन ये था बच्चों, आप सभी को आंसर देना है। ऐसे ही क्वेश्चंस एनडीए में आते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, प्लस आपको कंटिन्यूटी बना के रखना है। आप जो टॉपिक कर रहे हो, मान लो कि आज आपने डीपीएसपी कवर किया, आर्टिकल में 39 के बारे में स्टडी किया, तो आप यह देखो कि जो भी आर्टिकल 39 से जुड़े हुए क्वेश्चन आ रहे हैं, या आप आर्टिकल 40, आर्टिकल 41 जो भी आप टॉपिक कवर कर रहे हो उससे जो जुड़े हुए क्वेश्चन आ रहे हैं उसको देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है। आप यह देखो कि आप जो अगर आप कॉन्सेप्ट को अगर समझ पा रहे हो, समझ जा रहे हो, तो इसका मतलब कि आपको उससे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन आएंगे वो होना चाहिए। नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाए हो। आप उसको बार बार रिपीट करिए, बार बार देखिए, बार बार समझिए। आपका अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए, आपका जो वो फाइनल गोल ये होना चाहिए कि आप मैक्सिमम नंबर ला सके, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके। आप लोग एनडीए के लिए आए हो तो आपको एनडीए में जाना है। आप लोग यह सोच के चलो कि मुझे जाना ही जाना है, ठीक है। पूरे मन से, पूरी लगन से आप तैयारी करो, पूरा जान लगा दो बच्चा। और फिर एक दिन आपको पुणे जाना होगा। आप लोग पूरी मेहनत करोगे, पूरा बल लगा दोगे, अपना जितनी भी हिम्मत है पूरी लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी कहें पागल हो गया, हाँ पागल हो गया हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पागल हूं, ठीक है। जो भी बोले कि तुम पागल हो, कोई दिक्कत नहीं, अपना रूम बंद करो, पैक कर लो रूम, दुनिया से, समाज से कुछ समय के लिए अलग हो जाओ। फिर उसके बाद दुनिया समाज खुद तुमसे जुड़ेगी, ठीक है। तो आज जो है वो थोड़ा कष्ट सहो, उसके बाद आपको जीवन भर फायदा मिलने वाला है। तो आपको ध्यान से, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, आर्टिकल 39 क्लॉज सी। देखो बच्चों, इसी तरीके से जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। आ गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, आ गया। अब आया 39 क्लॉज सी। अभी तो आपने पढ़ लिया है, आपको तो पता ही होगा 39 क्लॉज सी है, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा एनडीए में। आपको इन सब चीजों के लिए तैयार रहना है, ठीक है। तैयार रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो प्रॉब्लम आनी नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप बस सुनते हो और उसको प्रैक्टिस नहीं करते हो। जरूरी है कि आप जो भी कॉन्सेप्ट को समझो और उसको बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार समझो उसको, बार बार उससे जुड़े हुए क्वेश्चन को करो, तब जाके चीजें स्पष्ट होंगी। अब जैसे अब हमारा जो आर्टिकल 39 क्लॉज सी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं आर्टिकल 39 क्लॉज डी पे। इसका क्या कहना है? ये कुल मिला के अब जो ये जितने हमने आर्टिकल पढ़े हैं वे सभी हमारी स्टेट को कहते हैं, हमारी स्टेट को कहते हैं कि देखो स्टेट तुम ये करो, देखो स्टेट तुम वो करो, तुम इधर जाओ, तुम उधर जाओ, तुम ईस्ट में जाओगे कि वेस्ट में जाओगे, वो प्रिंसिपल बताएंगे। और वो प्रिंसिपल क्या है? हमारे डीपीएसपी हैं। तुम इधर जाना है, तुम्हें उधर जाना है, तुम्हें कहाँ जाना है, ऊपर जाना है कि तुम्हें नीचे जाना है, किस साइड में जाना है, साइड कहाँ है तुम्हारी, वो साइड बताए। वो डायरेक्शन कौन बताने वाला है? वो प्रिंसिपल हमारी डीपीएसपी बताने वाली है। तो अभी तक हमारी जो प्रिंसिपल, हमने 39A पढ़ा, 39B पढ़ा, 39C पढ़ा, अब हम 39D पढ़ते हैं, ठीक है। 39D क्या कहता है? अब मान लो कि तुम जो है वो कोई पुरुष है, वो जाके किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है। अब वो काम कर रहा है, कोई महिला भी काम कर रही है,
39 क्लॉज डी, मान लो पुरुष और महिला, हम ऐसी बातें करते हैं कि जैसे मान लो कि आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो, कोई एक बंदा है और वो फैक्ट्री में काम कर रहा है और उसका काम जो है वो टाइमिंग क्या है, वो 8 घंटे काम कर रहा है। कोई पुरुष है वो 8 घंटे काम कर रहा है। पुरुष पुरुष 8 घंटे काम कर रहा है, 8 घंटे। महिला वो भी 8 घंटे काम कर रही है, ये भी 8 घंटे ही काम कर रही हैं। दोनों का वर्किंग आवर जो है वो सेम ही है, लेकिन लेकिन ध्यान यह रखना है कि अब इसके जो फैक्ट्री के जो मालिक हैं, जहाँ पे पुरुष काम करते हैं, उनको 8 घंटे का 20,000 दिया जाता है। 8 घंटे का 20,000 दे रहे हैं। काम दोनों का सेम है, दोनों का काम भी सेम है, दोनों का टाइमिंग भी सेम है। ऐसा नहीं कि कोई जो वो मान लो कि एक, चलो ये होता है ना कि अगर आप जो कुछ ज़्यादा घंटे काम कर रहे हो तो उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो ऐसा चीज़ नहीं है। यहाँ पे फोकस ये करना है कि देखो इनका जो टाइमिंग है वो भी सेम है, काम वो भी सेम है, दोनों एक ही काम कर रहे हैं, दोनों सेम घंटे का काम कर रहे हैं, दोनों एक ही काम कर रहे हैं, दोनों सेम घंटे काम कर रहे हैं, दोनों एक ही टाइम लगा रहे हैं। 8 घंटे अगर पुरुष काम कर रहा है तो 8 घंटे महिला भी काम कर रही हैं। तो अब क्या हुआ कि इनकी सैलरी में जो वो डिफरेंस आ रहा था, ये लोग जो वो डिफरेंस कर रहे थे, जो फैक्ट्री ओनर थे। तब हमारे डीपीएसपी में यह आया, ये थॉट आई कि देखो ऐसा ना हो, ये चीज़ें ना हो, दोनों में डिफरेंस ना हो। तब हमारे डीपीएसपी में 39 क्लॉज डी को लाया गया कि देखो भैया, अगर कोई भी महिला है और पुरुष है, वो दोनों काम कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं और सेम काम कर रहे हैं, दोनों अलग अलग काम नहीं कर रहे हैं। अलग अलग काम करते तो बात अलग रहती, उसकी बात ही अलग है। लेकिन कोई महिला और कोई पुरुष अगर एक काम कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, तो उनको सैलरी भी तो सेम मिलनी चाहिए ना। सेम काम कर रहे हैं तो सैलरी भी सेम ही मिलनी चाहिए। तब ये आया आर्टिकल 39 क्लॉज डी। 39 क्लॉज डी बेसिकली ये कहता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए। अगर आप समान काम कर रहे हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, दोनों अगर सेम काम कर रहे हैं तो उनको सैलरी भी सेम ही मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पुरुष को ज़्यादा मिले या महिला को ज़्यादा मिले। ऐसा नहीं कि जो बस पुरुष के लिए ही है, या महिला को भी ज़्यादा ना मिले, दोनों को सेम मिले। अगर दोनों काम एक जैसा ही कर रहे हो, एक ही काम कर रहे हो, तो दोनों को सैलरी सेम ही मिलनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा 39 क्लॉज डी यह बेसिकली स्टेट को बोलता है, स्टेट को यह बोलता है हमारा 39 क्लॉज डी कि देखो स्टेट ऐसा कुछ करो जिससे ये जो भेदभाव हो रहा है वो न हो, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हो। ठीक है, समान काम के लिए समान वेतन मिले। 39 क्लॉज डी, 39 क्लॉज डी का मतलब है कि जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए, समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, समान काम समान वर्क के लिए समान वेतन। ठीक है, इक्वल अगर काम कर रहे हो तो इक्वल वेतन मिलना ही चाहिए, इक्वल सैलरी ही मिलना चाहिए। ठीक है, अब हमारा आर्टिकल 39 क्लॉज डी को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो है वो, अब हम आर्टिकल 39 क्लॉज ई पे चलते हैं, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। 39 क्लॉज डी बेसिकली यह कहता है कि मान लो कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही गरीब है और उसकी एज जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। मान लो कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है जिसकी एज ज़्यादा नहीं है, उसकी एज मान लो कि वो 10 ईयर का है, मान लो 10 ईयर का है। अब वो काम क्या कर रहा है, क्योंकि उसकी जो इकोनॉमी, उसके पास पैसे नहीं है। ठीक है, पैसे कमाने हैं उसको, पेट भरने हैं अपने। ठीक है, तो अब मान लो कि उसके पास इकोनॉमी जो है वो एकदम बेड़ा गर्द हो गई है, उसकी बहुत खराब हो गई है। तब हमारा जो है वो डीपीएसपी बोलता है कि देखो इनके लिए भी तुम कुछ ऐसा करो
तुम कुछ ऐसा करो कि कोई भी अपनी इकोनॉमी के चलते, अपनी इकोनॉमी बेहतर ना होने के चलते कोई ऐसा काम ना करे जो उसकी एज के अगेंस्ट में हो, जो उसकी कैपेसिटी के अगेंस्ट में हो। अब 10 साल के लड़के से 20 साल के जैसा बिहेव 20 साल के जैसा काम कराया जा रहा है, काम कर रहा है वो बेचारा, अब उसकी हालत क्या होगी। तो 39 क्लॉज ई बेसिकली यही बोलता है स्टेट को कि देखो स्टेट, तुम ऐसा कुछ करो ना, तुम कुछ ऐसा करो जिससे जो जो भी लोग हों वो अगर अपनी एज के अगेंस्ट में काम कर रहे हों, मतलब कि इकोनॉमी अगर उनकी खराब है तो वो कुछ ऐसा ना करे जिनसे उनकी एज के अगेंस्ट में वो काम करें। एज का मतलब एज अगेंस्ट में काम ना करें और अपनी कैपेसिटी के अनुकूल काम करें, प्रतिकूल काम ना करें। अपनी कैपेसिटी, जितनी कैपेसिटी है उतना काम करो, जो एज है उसके अनुसार काम करो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति लाना, सरकार ऐसा करे कि जो भी एज है अपनी एज के अनुसार काम को करो और अपनी कैपेसिटी के काम अपनी कैपेसिटी, जितनी कैपेसिटी है उसके अनुसार ही काम को करो। चाहे भले ही जो इकोनॉमिक कंडीशन अगर पुअर है, सरकार कुछ ऐसा करे जिससे जिससे वो अपनी एज के प्रतिकूल जाके काम ना करें, ठीक है। अपनी कैपेसिटी के प्रतिकूल जाके काम ना करें, अपनी जो भी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा का काम ना करें वो, ठीक है। तो हमारा 39 क्लॉज ई यह बोलता है। 39 क्लॉज ई क्या है, अब वो आप क्लियर हो गया। 39 क्लॉज एफ जो वो बच्चों के लिए है। अब बच्चों के लिए क्या है, बच्चों के लिए 39 क्लॉज एफ यह बोलता है कि देखो 39 क्लॉज एफ, 39 क्लॉज एफ ऐसा ना हो कि बच्चों को प्रताड़ित किया जाए, क्योंकि बच्चे हैं वो क्या समझ रहे हैं, उनको तो कुछ बोल दोगे तो वो जाएंगे, अरे भैया ठीक है ठीक है, कोई काम बोलोगे तो वो चले जाएंगे। बच्चों को कुछ भी अगर कहोगे, जैसा गाइड करोगे वैसे ही वो चलेंगे, सिंपल बात है। तो हमारी जो डीपीएसपी थी, हमारी प्रिंसिपल जो थी, हमारी जो प्रिंसिपल साहब थे, तो उन्होंने बोला कि देखो टीचरों को कि देखो तुम ऐसा कुछ करो, ऐसे बच्चों को जो वो देखो, संभालो उनको कि उनकी डेवलपमेंट हो सके, उनकी डेवलपमेंट हो और उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके। एक्सप्लॉयटेशन कैसे नहीं हुआ, उनको ऐसा सिखाओ, ऐसा पढ़ाओ, ऐसा सिखाओ उनको कि उनको समझ में आए कि जो बाहरी वातावरण है वो किस तरीके से उनके साथ डील कर रहा है, किस तरीके से उनके साथ व्यवहार कर रहा है। उनको समझ में आए कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है तो इसका मतलब क्या होगा। एक्सप्लॉयटेशन को उसके रोकना है, बच्चों के एक्सप्लॉयटेशन को रोको और बच्चों की डेवलपमेंट में अपना रोल निभाओ। बच्चों का जो डेवलपमेंट हो ना, ये डेवलपमेंट जो हो ना, ये बुद्धि जो है ना उसकी जो वो ये जो होती है ना बुद्धि, वो ग्रो करी, चमके एकदम से, ठीक है। तो बच्चों की बुद्धि जो है वो हमेशा जो है वो साइन करे, कुछ ऐसा करो। 39 क्लॉज ये बोलता है कि एक्सप्लॉयटेशन बिल्कुल भी ना हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, बच्चों को ग्रो कराना है। और किसको बोला, टीचरों को बोला। किसने बोला, प्रिंसिपल साहब ने बोला, ठीक है। तो 39 क्लॉज बेसिकली ये बोलता है कि देखो ऐसा कुछ करो जहां पे बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन तो हो ही ना, बिल्कुल भी ना हो, प्लस साथ ही साथ ऐसा हो कि उनकी जो है वो डेवलपमेंट भी हो। अब तुम केवल एक्सप्लॉयटेशन को रोक रहे हो, बच्चों की डेवलपमेंट करा ही नहीं रहे हो, फिर तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन तो एक जगह पे तुम रोक लोगे। मान लो कि 2-4 लोग हैं, वो एक्सप्लॉयटेशन करने जा रहे थे, तुम जाके रोक लिए। मान लो कोई भी एक है, ए है, अब ये सोसाइटी में निकल गया, सोसाइटी को समझा नहीं, सही से ढंग से समझा नहीं, अब इसका एक्सप्लॉयटेशन होने लगा। अब तुम जो है वो चौधरी थे, तुम थे चौधरी साहब, और तुमने जाके वहां पे रोक लिया, तुमने इसके एक्सप्लॉयटेशन को बचा लिया, मतलब इसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होने दिया। मान लो ये मुन्नू था, अभी चौधरी साहब थे, मुन्नू गया मार्केट में, मुन्नू को ये समझ नहीं थी कि यहाँ पे इस मार्केट में किस तरीके का बिहेवियर
जो दुकानदार हैं वो करते हैं। अब वो लोग एक्सप्लॉइट करने लगे। जो चीज़ें 5 रुपए की थी वो उसको 50 रुपए की दे रहे हैं, वो उसको 500 रुपए की दे रहे थे। और अचानक से चौधरी साहब भी पहुंच गए। अब चौधरी साहब ने उसको, ये जो मुन्नू है, चुन्नू है, उसको चौधरी साहब ने बचा लिया, उसके एक्सप्लॉइटेशन को रोक दिया। ठीक है, लेकिन एक बार रोकेंगे, 2 बार रोकेंगे, 3 बार रोकेंगे। वहीं अगर ये उसको सिखाए कि देखो भैया, डेवलपमेंट, उसका बुद्धि जो है वो उसकी बुद्धि खोलें, उसको खुद से पता चलेगा कि जो सोसाइटी है वो किस तरीके से डील करती है, सोसाइटी कैसे डील करती है। अब जब सोसाइटी जब समझ में आने लगेगी तो ऑटोमेटिक एक्सप्लॉइटेशन रुकने लगेगा। रुकेगा या नहीं रुकेगा? आपको जब समझ में आने लगेगा कि मास्टर कैसा पढ़ा रहा है, भगा रहा है कि सही में पढ़ा रहा है, आपका एक्सप्लॉइटेशन रुकेगा कि नहीं रुकेगा? आपका जो मूल उद्देश्य है, अगर कोई भी टीचर आपका मूल उद्देश्य से आपको भटका रहा है, आप समझ नहीं जाओगे, क्योंकि आपका डेवलपमेंट तो हो ही रहा है। वही काम सेम डीपीएसपी ने किया। डीपीएसपी ने कहा देखो भैया, एक्सप्लॉइटेशन तो अभी जो वो ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन को हम रोक रहे हैं, कोई बात नहीं, हम उसको रोकेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी करना है कि उनके जो वो जिनका हमें एक्सप्लॉइटेशन रोकना है, वो तो बच्चे हैं बेचारे। अब उनको तो भी ध्यान देने की जरूरत, केयर करने की जरूरत है। तो उनको डेवलपमेंट में भी अपना योगदान दो। स्टेट तुम कुछ ऐसा करो जिससे उनका डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, 39 क्लॉज एफ ये कहता है। ठीक है, अब हमारा जो ये आता है कि मान लो कि 2 लोग हैं, दोनों ने कोई क्राइम किया, क्राइम कर दिया। अब क्राइम करने के बाद केस तो होगा ही भाई, भाई क्राइम किए हो तो केस तो होगा ही। किसी न किसी का जो वो हाथ जो वैसे ऐड दिया, कुछ बोल दिया, अब केस हुआ। अब केस में एक बहुत ही, ये मान लो कि चुन्नू लाल है, ये चुन्नू लाल है और ये मुन्नू लाल है। ये चुन्नू लाल है, ये मुन्नू लाल है। ये मुन्नू लाल जो काफी बड़े बिजनेसमैन है। मुन्नू लाल ये बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन है। अब साहब ये बिजनेसमैन है क्योंकि इनके पास बहुत पैसे हैं, पैसे इनके पास बहुत ज्यादा है, भर भर के पैसे हैं। लेकिन चुन्नू लाल के पास पैसे नहीं है। चुन्नू लाल के पास पैसे नहीं थे, तो हमारे डीपीएसपी जो हमारे जो हमारे जो संविधान निर्माता थे, वो ये केस देखें कि अच्छा ठीक है ऐसा हुआ। मान लो मुन्नू लाल के पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, भर भर के हैं, पूरा अगर चाहो तो पूरा ट्रक भर के आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतने पैसे थे जो इनके पास, मुन्नू लाल के पास। लेकिन चुन्नू लाल के पास पैसे थे नहीं। अब चुन्नू लाल ने मुन्नू लाल से पंगा ले लिया। दिक्कत ये हुई कि चुन्नू लाल ने मुन्नू लाल से पंगा ले लिया, क्योंकि इनका प्रोडक्ट जो है वो, ये जो बिजनेसमैन थे, इनका प्रोडक्ट जो है वो खराब क्वालिटी का था, क्वालिटी खराब थी इनकी। चुन्नू लाल गए इनके यहाँ कुछ प्रोडक्ट खरीदना था। अब उस प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही पुअर थी। चुन्नू लाल ने गुस्सा आ गया चुन्नू लाल को। चुन्नू लाल बहुत गुस्सैल आदमी थे। अब उनके नाक पे गुस्सा रहता था, उन्होंने हाथ मरोड़ दिया, ऐंठ दिया। अब मुन्नू लाल पहुंच गए कोर्ट में, केस हो गया। अब मुन्नू लाल के पास पैसे तो बहुत हैं, जबकि चुन्नू लाल के पास पैसे तो थे नहीं। जब ये केस को स्टडी किया गया कि अब इस स्थिति में क्या होगा, क्योंकि हमें जस्टिस तो देना ही था, न्याय तो मिलना ही था, चाहे चुन्नू लाल हो चाहे मुन्नू लाल हो। इसलिए आर्टिकल 39A आया था, ताकि दोनों पक्षों को सुना जाए और दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों को रख सके। मान लो कि किसी के पास पैसे नहीं है तो वो वकील कर सके, और वो वकील जो होगा वो स्टेट प्रोवाइड करेगा। सरकारी वकील, जिसको सरकारी वकील कहते हैं, वो कहाँ से आया? 39A से आया था। 39A में लिखा हुआ है फ्री लीगल एड होना चाहिए। जो वकील नहीं कर सकते हैं उनको सरकार वकील देगी।
क्योंकि जस्टिस पाना है, जस्टिस जरूरी है। और जब जस्टिस जरूरी है और चुनू लाल को भी जस्टिस जरूरी है, मुन्नू लाल को भी जरूरी है, क्योंकि मुन्नू लाल इतने जो वो इनके पास इतना पैसा है कि वो अपने लिए वकील कर पा रहे हैं, तो ठीक है, उनका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चुनू लाल ने अफोर्ड नहीं कर सकते थे वकील रखना, तो सरकार ने कहा ठीक है, सरकार ही आपके लिए वकील देगी, सरकार आपके लिए वकील करेगी, आपके बिहाफ पे जो केस लड़ने वाला है वो सरकारी वकील होगा, ठीक है। अगर आपको उससे कोई सलाह भी चाहिए तो आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्री लीगल एड होना चाहिए 39 क्लॉज इन में। अब हमारा जो आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 40 जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। महात्मा गांधी जी का ये मानना था कि आप हर चीज को दिल्ली में बैठ के नहीं चला सकते हो। आपको अगर गांव के लिए कुछ नियम बनाने, कुछ कानून बनाने हैं, उनको अगर समृद्ध बनाना है तो उनको भी कुछ पावर देनी होगी। अगर आप उनको चाहते हो कि वो ग्रो कर सकें तो उनको भी कुछ पावर देनी होगी। हर चीज दिल्ली से बैठ के नहीं चलाई जा सकती है, यह समझना होगा। और पावर का सेंट्रलाइजेशन नहीं हो, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते थे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी का यह मानना था कि पावर का जो वो सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। पावर जो है वो सेंटर के हाथ में पहले तो थी ही, फिर स्टेट के हाथ में तो थी ही, लेकिन उसके बाद पंचायतों के हाथ में भी आई, 3 टायर गवर्नमेंट बना। और यह जब बना तो यह पूरा जो सिस्टम बना था वो किस आर्टिकल की वजह से बना था? तो हमारा जो आर्टिकल 40 है, भारत के हर राज्य में ग्राम पंचायत, भारत का जो जितना भी राज्य है, भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों में, उन गांवों में पंचायत होनी चाहिए। यह महात्मा गांधी जी का सपना था। आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 यह बात करता है कि भारत के जितने भी गांव हैं उसमें, उसमें यह होना ही चाहिए। भारत के जितने भी गांव हैं उसमें पंचायत होनी चाहिए। आर्टिकल 40 यह कहता है कि भारत के जो भी राज्य होंगे, चाहे कोई भी हो, भारत में जितने, चाहे यूपी हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार हो, हर राज्य में, भारत का जो जितना भी राज्य है, भारत का जो क्षेत्र है, उस भारत के पूरे राज्य में, ऐसा नहीं कि यूपी वाले कहेंगे कि नहीं मेरे यहाँ जो वो पंचायत नहीं होगी, पश्चिम बंगाल वाले कहेंगे कि नहीं मेरे यहाँ पंचायत नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। भारत के हर राज्य में होगा पंचायत। और वो किस आर्टिकल के तहत आया था? आर्टिकल 40 के तहत आया था। आर्टिकल 40 लेके आया पंचायत को। भारत के संविधान में संशोधन हुआ, भारत के संविधान में 73 वहाँ संविधान संशोधन हुआ, और इस संविधान संशोधन की वजह से हमारा जो वो आर्टिकल 40 आया था। अच्छा, अब आपसे एक प्रश्न है कि जो 73rd अमेंडमेंट आया था, वो जब आया, पंचायत को लेके आया था। महात्मा गांधी जी चाहते थे कि कुछ मामलों में जो विलेज है वो अपने लिए खुद का डिसीजन ले, तो पंचायतों को कौन कौन सी पावर दी गई थी, कौन कौन से जो सब्जेक्ट दिए गए थे, यह जो वो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो शेड्यूल जो है वो कौन सा बात करता है पंचायत के बारे में? शेड्यूल 11 बात करता है। तो मेरा क्वेश्चन यह है कि शेड्यूल 11 में कितने सब्जेक्ट हैं जो पंचायत को दिए गए हैं, ठीक है। शेड्यूल 11 में कितने जो सब्जेक्ट हैं जो पंचायत को दिए हुए हैं? अब आपको आंसर करना है इसका, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप आंसर करिएगा। आर्टिकल 41 पे हम आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 41 क्या कहता है? बेसिकली आर्टिकल 41 यह कहता है कि भारत को जो स्टेट है उसको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे जो बेरोजगार लोग हैं, जिनको काम नहीं मिला है, किसी कारण से बेरोजगार हैं, उनको भत्ता मिले, उनको कुछ ऐसा पैसा मिले जिससे वो अपने जो गुजारा कर सकें, ठीक है। वो अपनी बेरोजगारी, आप देखो कई राज्य हैं जो बेरोजगारी भत्ता चलाते हैं,
जो बेरोजगार है उनको बेरोजगारी भत्ता देना। तो यह किस आर्टिकल के तहत आता है, यह किस आर्टिकल के तहत किससे प्रेरित होके वो बेरोजगारी भत्ता देते हैं, वो किस आर्टिकल से प्रेरित होके जो राज्य बेरोजगारी भत्ता देते हैं, तो वो किस आर्टिकल से प्रेरित होके देते हैं। तो आर्टिकल 41 यह कहता है कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दो। जो जो मान लो कि बीमार हैं उनको भी हेल्प मिले, उनको हॉस्पिटल में हेल्प मिले, ताकि वो अपनी बीमारी से निकल सकें, ताकि वो सही से लाइफ अपनी जी सकें। इस वजह से मरीजों जो बीमार हैं उनको भी हेल्प मिले। अब बुजुर्गों की भी बात आई, बुजुर्गों की बात आई तो उनको भी भाई उनकी भी केयर करनी है, तो उनको पेंशन मिले, ठीक है, बुजुर्गों को पेंशन मिले। जो ओल्ड जन है, वृद्ध जन है, उनको पेंशन मिले, ठीक है, एजुकेशन मिले। जो बेरोजगार लोग हैं उनको एजुकेशन मिलेगा तो वो खुद ही अपना जो जॉब क्रिएट करेंगे। तो इस तरीके से एजुकेशन की बात की गई, इकोनॉमी की बात की गई, बेरोजगारी से जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात की गई। आर्टिकल 41 में ये सब बातें हैं, आर्टिकल 41 में ये सब बातें हैं। आर्टिकल 41 में ये कहा गया कि देखो बेरोजगार लोगों को ध्यान रखना है, जो जो बीमार लोग हैं उनका ध्यान रखना है, जो बुजुर्ग लोग हैं उनका ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 41 की बात यह है, ठीक है, सिंपल बात है। बेरोजगार लोग आ गए, जो मरीज लोग हैं उनको आ गए, जो बीमार लोग हैं वो लोग भी इसमें शामिल हो गए, और जो वृद्ध जन हैं, जो ओल्ड पीपल हैं, जो वृद्ध जन हैं, वो भी इसमें जो वो शामिल हो जाएंगे, काउंटिंग हो जाएगी आर्टिकल 41 में। आर्टिकल 41 में क्या है, आर्टिकल 41 अगर कोई पूछे तो आर्टिकल 41 में 3 लोग हैं, ध्यान रखना है। पहला तो बेरोजगार हो गए, दूसरा जो बीमार है वो हो गए, तीसरा वृद्ध जन हो गए, ठीक है। अब हम आर्टिकल 42 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 42 क्या कहता है? आर्टिकल 42 बेसिकली यह कहता है कि आप कहीं पे भी जब काम कर रहे हो तो वो जो वातावरण है वहाँ का, जो जहाँ पे आप काम कर रहे हो, वो ह्यूमन कंडीशंस होनी चाहिए, काम करने लायक जगह होनी चाहिए। सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि सभी जो जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वो ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए। तो ह्यूमन कंडीशन हो गया। आर्टिकल 42 ये बात करता है। आर्टिकल 42 में 2 पॉइंट है। एक तो ह्यूमन कंडीशन की बात कि आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो वहाँ पे सेफ्टी मेजरमेंट है कि नहीं है, एक बेसिक स्टैंडर्ड है कि नहीं है, मानक है कि नहीं है, आपका जो है वो सेफ्टी मेजरमेंट है कि नहीं है, वहाँ पे आपकी सेफ्टी का भी वहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है। तो आर्टिकल 42 बात ये करता है कि अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो तो आपकी सेफ्टी का भी तो ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है। ऐसा माहौल बनाना है स्टेट को कि सेफ्टी का भी ध्यान रखिए। अगर किसी फैक्ट्री में आप काम कर रहे हो वहाँ पे सेफ्टी मेजरमेंट का पालन नहीं किया जा रहा है, यानी आर्टिकल 42 का उल्लंघन किया जा रहा है। सेफ्टी मेजरमेंट का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आर्टिकल 42 में यह प्रिंसिपल दिया गया कि देखो स्टेट कुछ ऐसा करो जिससे सेफ्टी मेजरमेंट को ध्यान में रखा जाए। आर्टिकल 42 की बात आ गई है। आर्टिकल 42 में क्लॉज, आर्टिकल 42 में जो वो पहली बात तो ये थी सेफ्टी मेजरमेंट था। दूसरी बात ये थी कि जो मातृत्व अवकाश है, मैटरनिटी रिलीफ है। अब जैसे मान लो कि कोई भी महिला है, वो प्रेग्नेंट हो गई, अब उनको जॉब से निकाल दिया गया, वो छुट्टी मांगने गई, उनको जॉब से निकाल दिया गया, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। आपको छुट्टी भी देनी होगी, जो प्रेग्नेंट महिला है आपको छुट्टी भी देनी होगी, प्लस छुट्टी भी दो, प्लस सैलरी भी दो। ये मैटरनिटी रिलीफ है। ये हमारा आर्टिकल 42 बात करता है। आर्टिकल 42 बात यह करता है कि अगर कोई भी महिला है जो प्रेग्नेंट है तो उनको छुट्टी होगी, छुट्टी मिलेगी, प्लस सैलरी भी मिलेगी। आर्टिकल 42 की बात यह है। आर्टिकल 43 की बात यह करता है कि मिनिमम वेज होना चाहिए। आप कहीं पे भी काम कर रहे हो तो कुछ बेसिक सैलरी आपको मिलनी चाहिए, मिनिमम वेज मिलना चाहिए आपको। आर्टिकल 43 यह कहता है। प्लस इसमें दूसरी बात यह है कि कॉटेज इंडस्ट्री की भी बात करता है, कॉटेज इंडस्ट्री को भी प्रमोट करना चाहिए, यह बात करता है हमारा आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 में बात यह है, दोनों बात यह है कि पहला तो ये कि मिनिमम वेज मिलना चाहिए, दूसरी बात यह है कि देखो कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो उसको प्रमोट भी तो होना चाहिए ना। आर्टिकल 43 बात यह करता है। अब आता है हमारा आर्टिकल 43A। 43A यह बात करता है कि जैसे मान लो कि आप कुछ लोग हैं वो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, अब उनको कुछ चाहिए,
लेकिन मैनेजमेंट समझ नहीं पा रहा है। मैनेजमेंट ये समझ नहीं पा रहा है कि जो वर्कर है उनको क्या चाहिए, वर्करों को क्या चाहिए, वो मैनेजमेंट सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग उनकी नहीं हो पा रही है। तो इस कारण से 43 आया। 43 में ये लिखा हुआ है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जो वर्कर हैं उनका पार्टिसिपेशन, भागीदारी होनी चाहिए मैनेजमेंट में, ताकि ताकि समझ में आए कि जो जो वर्कर है वो एक्चुअली क्या चाहते हैं मैनेजमेंट से। और जब ये समझ में आएगा तो एक तो होगा क्या, 43A से फायदा क्या होना है, फायदा ये होगा कि जो वर्कर है उनका तो फायदा होगा ही, साथ ही साथ जो इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्री के जो मैनेजमेंट है, जो ओनर है, उनका भी फायदा होगा। ठीक है, तो दोनों का विन विन सिचुएशन रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों, एक इधर भी बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा तो एक ये भी बढ़ेगा, दोनों साथ में बढ़ेंगे। ठीक है, दोनों का वेलफेयर होगा। तो दोनों के लाभ के लिए 43A लेके आया गया कि देखो भैया, दोनों अगर खुश रहेंगे तो, अगर दोनों खुश रहेंगे तो फिर वो और ग्रो करेंगे। ठीक है, नहीं तो ऐसा होगा कि एक इस पे, एक जो ओनर है वो इन पे केस करेंगे कि ये लोग जो वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, सही नहीं कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। तो उससे होगा क्या कि जो उनकी परफॉर्मेंस है वो बहुत डिले हो जाएगी, वो काम नहीं कर पाएंगे सही से, और होगा ये कि इंडस्ट्री जो है वो पूरा डिक्लाइन कर जाएगी। इस वजह से आर्टिकल 43 आया कि दोनों सही तरीके से ग्रो करें, दोनों एक दूसरे पे भरोसा रखें। ठीक है, आर्टिकल 43A यह कहता है, इसका यह मानना है। आर्टिकल 43B क्या कहता है, उस वो क्या प्रिंसिपल है और वो क्या स्टेट को बोलता है। देखो, हमने पढ़ा कि कॉटेज इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री 43 में आया हुआ था। अब यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की हुई है। 97 में अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऐड किया गया था। 43 वहाँ आर्टिकल है, 43B आर्टिकल है। देखो 43B आर्टिकल है। 43B आर्टिकल है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है। 97 में अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको ऐड किया गया था। 43 आर्टिकल है, 43 आर्टिकल है। अब यह बात करता है, क्या बात करता है, यह बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी होना चाहिए। 43B है, 43B है, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है। 97 में अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको ऐड किया गया था DPSP में। ठीक है, अब हमारा 44 आता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको लेके बहुत ज़्यादा जो वो स्ट्रगल हुए हैं हमारे जो हमारी जो लीडरशिप है, वो बहुत बार ये प्रयास की कि जो UCC आ जाए हमारे देश में, लेकिन अभी तक पूरे तरीके से UCC भारत में आ नहीं पाया है। कुछ राज्यों ने किया है, लेकिन पूरे भारत में अभी इसको लागू नहीं किया जा सका है। देखो बेसिकली ये है क्या, देखो हमारे जो कानून व्यवस्था है उसमें दो तरीके के लॉ होते हैं। एक लॉ है वो है सिविल लॉ, दूसरा है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में मान लो कि कोई हिंदू पुरुष है, क्रिमिनल लॉ में मान लो कोई हिंदू है और मान लो कोई मुस्लिम है। तो अब जो हिंदू को अगर कोई क्राइम करता है और मुस्लिम कोई क्राइम करता है, हिंदू ने जो क्राइम किया, मुस्लिम ने जो क्राइम किया, दोनों ने सेम क्राइम किया था, दोनों को पनिशमेंट भी सेम ही मिलेगी। तो क्राइम करोगे तो पनिशमेंट सेम ही मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। जो क्राइम करोगे अगर तो पनिशमेंट तो मिलनी ही है। लेकिन सिविल मैटर में यह मामला नहीं था। सिविल मैटर में यह मामला था कि देखो जैसे मैरिज होगा हिंदू महिलाओं में, हिंदू में जो अगर मान लो कि विवाह हुआ, मैरिज हुई, फिर डाइवोर्स हुआ, तो ये तो पार्ट है, मैरिज होगा तो फिर डाइवोर्स तो होना ही होना है, मतलब होगा ही। अब बाई चांस हो गया, गलती से हो गया, जो डाइवोर्स हो गया, उसके बाद मेंटेनेंस चाहिए होता है। अच्छा, हिंदू लॉ में तो ये चलो ठीक है, सही से अरेंज किया हुआ है, जबकि मुस्लिम लॉ में इसको अरेंज नहीं किया हुआ था। मुस्लिम लॉ में दिक्कत ये थी कि जो डाइवोर्स था वो केवल पुरुष दे सकता था, महिला अपनी मर्जी से डाइवोर्स नहीं दे सकती थी। यह प्रॉब्लम थी UCC, इसलिए UCC लाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो वो एक रूपता हो, जो कि क्रिमिनल मामले में तो एक रूपता है, लेकिन सिविल मामले में जो एक रूपता नहीं है।
इसी एक रूपता को लाने के लिए कि जो महिलाएं हैं वो एम्पावर हो सके, महिलाएं भी अगर चाहें तो महिलाएं भी डाइवोर्स दे सकें, महिलाएं भी अगर महिला और पुरुष की बन नहीं रही है तो फिर अलग हो जाओ, क्या दिक्कत है। लेकिन यह महिलाओं को अधिकार नहीं था, यह बस पुरुषों को अधिकार था कि आप अगर उनसे बन नहीं, महिलाओं से बन नहीं रही है तो आप जो है वो अलग हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन महिलाएं खुद से नहीं अलग हो सकती हैं, महिलाओं को यह अधिकार नहीं था। मेंटेनेंस में भी प्रॉब्लम थी। तो इन सभी जो है वो इन सभी मैटर को सॉल्व करने के लिए यूसीसी को लाने का कई पार्टियां प्रयास कर रही हैं। अच्छा, ध्यान यह रखना है कि जब आर्टिकल 40 को लाया गया था तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत ज़्यादा जो है वो प्रमोट किया था कि देखो, कांग्रेस पार्टी ने बहुत यह दिखाने का प्रयास किया था कि जो कोई नहीं कर पाया वो हमने कर दिखाया। आर्टिकल 40 हमने अचीव कर लिया। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये आपकी परफॉर्मेंस चेकर भी होता है, आप परफॉर्मेंस कैसा कर रहे हो। हमारा जो डीपीएसपी बताता है, आप जो है वो जैसे एग्जाम देने गए और आपके पेरेंट्स हैं, आपने अच्छा किया तो पेरेंट्स जो है वो आपको कुछ और कुछ अच्छा आपके साथ कर, अच्छा का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें आपको और देंगे, एक्स्ट्रा देंगे। उसी तरीके से ठीक इसी तरीके से यह बात है कि अगर मान लो कि डीपीएसपी में जो लिखा हुआ है अगर तुमने अचीव कर लिया तो जो हमारी पब्लिक है वो तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हो जाएगी और वो दोबारा से यह चाहेगी कि दोबारा से तुम पावर में आओ। परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस चेक करता है, डीपीएसपी परफॉर्मेंस चेक करवाता है, ठीक है। अब डीपीएसपी को कोई अचीव कर लिया, इसका मतलब है उसकी परफॉर्मेंस गुड हो गई। वो जनता की नज़रों में, वो लोगों की नज़रों में एक अच्छी छवि को लेके आएगा, और अच्छी छवि लेके आने का मतलब है कि वो दोबारा से शासन व्यवस्था में वो दोबारा से चुन के आएगा। चुनाव होगा, फिर दोबारा से उसको राजा बनाया जाएगा, दोबारा से उसको लीडर बनाया जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 44 आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल 44 यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अब तक ये हुआ था कि जो क्रिमिनल मामले थे उसमें सभी लोगों के लिए एक समान कानून थे, लेकिन अब जो सिविल मामले हैं उनमें भी एक समान कानून लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये हमारा यूसीसी है। यूसीसी क्या है, समान कानून लेके आना है, ताकि जो सिविल लॉ है उसमें भी समानता आ सके। क्रिमिनल लॉ में समानता है ही पहले से ही, अब सिविल मामलों में भी समानता को लेके आने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है। जो कई सरकारें हैं जो इस प्रयास को की हुई हैं और उस प्रयास में अभी तक सफलता पूरी तरीके से नहीं मिली हुई है। पूरे इंडिया में यूसीसी लाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन अभी पूरी सफलता नहीं मिली हुई है। कुछ राज्य हैं जहाँ पे यूसीसी को लाया गया है, लेकिन पूरे भारत में यूसीसी लागू नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो आर्टिकल 44 था, इतना ही जानना था कि आर्टिकल 44 क्या होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड है, और यह आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड है। इसका काम क्या है, इसका काम यह है कि यह सिविल मैटर में एक समान कानून लेके आए। अब ऐसा नहीं हुआ कि हिंदू के लिए अलग कानून, मुस्लिम के लिए अलग कानून। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए अलग अलग कानून सिविल मैटर में। तो सिविल मैटर में ये होगा कि देखो, जो भी कानून है मैरिज से रिलेटेड हो या डाइवोर्स से रिलेटेड हो या मेंटेनेंस से रिलेटेड हो, तो उसमें जो एक रूपता आ सके, ठीक है। आर्टिकल 44 का मतलब यही है, सिंपल सा है कि एक रूपता आए। अब हमारा आर्टिकल 44 क्या है, आर्टिकल 44 इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। आर्टिकल 44 है, स्टेट मस्ट सिक्योर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टिल द एज ऑफ 6 ईयर। 6 साल के बच्चों तक का जो
एजुकेशन होगा वो सरकार प्रोवाइड करेगी। वो सरकार प्रोवाइड करेगी। 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है। ये आर्टिकल 45 यह स्टेट को डायरेक्ट करता है, स्टेट को गाइड करता है कि देखो तुम कुछ ऐसा करो जिससे 6 साल तक का जो बच्चा है उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिल सके। ठीक है, हमारा आर्टिकल 45 ये बोलता है। अब हमारा आर्टिकल 46 को समझने का टाइम आ गया है। आर्टिकल 46 क्या है? आर्टिकल 46 है एससी और एसटी के बारे में है। एससी और एसटी के बारे में है आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 यह क्या है? आर्टिकल 46 में यह दिया हुआ है कि जो एससी होंगे, जो एसटी होंगे, जो अदर वीकर सेक्शन होंगे, उनकी एजुकेशन को प्रमोट करो, उनकी इकोनॉमी को प्रमोट करो। प्लस बस इतना ही नहीं करना कि उनको प्रमोट करना है, ये भी साथ साथ जो वो सिक्योर करना है, ये सुनिश्चित करना है कि जो उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो पाए। तो कहने का मतलब है कि इसमें 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है तो एक है प्रमोट करना। पहला पॉइंट है कि एससी एसटी अदर वीकर सेक्शन के लिए प्रमोशन हो। दूसरा पॉइंट है कि उनका जो एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके, एक्सप्लॉयटेशन ना हो प्लस प्रमोशन हो। तो 2 पॉइंट था। किसके लिए है? 46 है एससी प्लस एसटी प्लस अदर वीकर सेक्शन के लिए है, अदर वीकर सेक्शन के लिए है। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट क्या है? प्रमोट करना प्लस प्रोहिबिट करना। 2 पॉइंट है यहाँ पे, ध्यान रखना है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं कि बताओ आर्टिकल 46 में क्या दिया हुआ है। आर्टिकल 46 में क्या दिया हुआ है तो ध्यान रखना कि एससी एसटी के बारे में दिया हुआ है, उनके प्रमोशन के बारे में दिया हुआ है। प्रमोशन किसका देना चाहिए? एजुकेशन में देना चाहिए, इकोनॉमी में देना चाहिए, प्लस उनके प्रोहिबिशन के बारे में दिया हुआ। और प्रोहिबिशन कैसा? एक्सप्लॉयटेशन ना हो उनका, एससी और एसटी का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसके लिए आर्टिकल 46 दिया हुआ है। ठीक है, हमारा जब आर्टिकल 46 कंप्लीट हुआ तो हम आर्टिकल 46 की तरफ बढ़ गए आगे। आर्टिकल 46 क्या कहता है? देखो आर्टिकल 46 यह कहता है कि जो पब्लिक हेल्थ है, जो लोगों का स्वास्थ्य है, उस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि स्वास्थ्य पे फोकस नहीं करोगे तो वो बेटर नहीं अपने लाइफ में जी सकेंगे। आर्टिकल 47 है पब्लिक हेल्थ होना चाहिए, प्लस इंटॉक्सिकेटिंग कंजम्पशन नहीं होना चाहिए। पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करना है, इसमें भी प्रमोशन है, प्लस इसमें प्रोहिबिशन भी है। प्रमोशन भी है, प्रोहिबिशन भी है। अब प्रमोशन क्या है? न्यूट्रिएंट, 47वां में हेल्थ को, पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करना था। पब्लिक हेल्थ को मतलब कि न्यूट्रिशन को, पोषण को प्रमोट करना था। 47वां में यह दिया हुआ था। और इतना ही नहीं, इसमें यहाँ पे जो प्रोहिबिशन भी है, प्रोहिबिशन इसका है कि अगर कोई भी है जो कंजम्पशन के लिए यूज किया जाता है, जो मानव कंजम्पशन के लिए यूज किया जा रहा हो, अगर वो इंटॉक्सिकेटिंग है तो उसको रोका जाए, उसको प्रोहिबिट करा जाए। आर्टिकल 46 बेसिकली प्रमोशन की भी बात करता है और प्रोहिबिशन की भी बात करता है। प्रमोशन किसका? पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ बेहतर हो सके, पब्लिक जो भोजन कर रही है वो पोषण युक्त होना चाहिए, पोषण युक्त हो, प्लस कुछ ऐसा न खाए, कुछ ऐसा कंज्यूम ना करे जो पब्लिक हेल्थ को नुकसान पहुंचाए। तो कुल मिला के जो है वो प्रमोशन भी है और प्रोहिबिशन भी है। 47वां में है, आर्टिकल 47वां ये कहता है कि पब्लिक का जो हेल्थ बेहतर होना चाहिए। फिर हम आर्टिकल 48 की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 48 क्या कहता है? आर्टिकल 48 में यह कहा हुआ है कि जो एग्रीकल्चर होगा उसको साइंटिफिक बनाओ ना, एग्रीकल्चर को साइंटिफिक बनाओ ताकि पर ड्रॉप मोर क्रॉप हो। यह एक स्कीम थी एग्रीकल्चर को एडवांसमेंट करने, एग्रीकल्चर को साइंटिफिक करने की, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। क्योंकि देखो एग्रीकल्चर को साइंटिफिक करने का बेसिक मतलब क्या है? एग्रीकल्चर को साइंटिफिक बनाना है।
एग्रीकल्चर को साइंटिफिक बनाना। यह तो डीपीएसपी में लिख दिया गया कि एग्रीकल्चर को साइंटिफिक बनाना है, एग्रीकल्चर को एडवांस करना है। तो अब इसको अचीव करने के लिए सरकार ने कई प्रयास किए थे। हमारी जो सरकार है वो उसने कई प्रयास किए हैं, जैसे कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप होना चाहिए, पर ड्रॉप मोर क्रॉप होना चाहिए, कम पानी में ज़्यादा जो है वो ज़्यादा फसल हो। इस तरीके की योजना हमारी सरकार लेके आई थी आर्टिकल 48 को अचीव करने के लिए, ताकि हम सेल्फ रिलायंस हो सकें, कृषि के मामले में और आत्मनिर्भर हो सके। ठीक है, तो हमारा आर्टिकल 48 कहता है कि देखो जो एग्रीकल्चर है उसमें साइंटिफिक तरीके लेके आओ, एग्रीकल्चर में जो सोल है, जो मृदा है, उसकी हेल्थ को चेक करो। सबसे जरूरी है कि उसकी सोल किस तरीके की है, उसकी अगर हेल्थ पता चल जाएगी। एग्रीकल्चर में अगर तुम्हें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा चाहिए तो उस वहाँ की जो मृदा है उसकी प्रोडक्टिविटी चेक करनी होगी। अगर हेल्थ उसकी बढ़िया होगी, उस मृदा की हेल्थ बढ़िया होगी, तो समझ में आएगा कि वहाँ पे फर्टिलाइजर जो उर्वरक डालते हैं, यूरिया वगैरह जो डालते हैं उस मृदा में कितना डालना है, कितना नहीं डालना है, तो पूरा सही तरीके से मैपिंग हो जाएगा। आर्टिकल 48 ये बेसिकली कहता है एग्रीकल्चर को एडवांसमेंट करो। इसमें मृदा की इससे अगर हम ब्रेक करेंगे इसको, तो इसमें कई चीज़ें खुलती हैं, कई चीज़ें डिकोड होती हैं। जैसे कि अगर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो सबसे ज़रूरी है कि मृदा की जो हेल्थ है वो सही से पता होनी चाहिए कि किस तरीके की मृदा की हेल्थ है। मृदा की हेल्थ बढ़िया है, कैसी है। अगर मृदा की हेल्थ पता चल जाएगी तो हमें समझ में आ जाएगा कि फर्टिलाइजर कितना यूज करना है, कितना यूज नहीं करना है, किस मात्रा में यूज करना है। आर्टिकल 48 बेसिकली यही बताता है कि सबसे ज़रूरी है सोल की हेल्थ को चेक करना। ठीक है, अब हमारा जो आर्टिकल 48A आता है, 48A क्या है? 48A यह जो बात करता है वो इन्वायरमेंट की बात करता है। इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन की बात करता है। आप लोग सुने होंगे कि प्रदूषण हो रहा है, तो उससे इन्वायरमेंट को भी क्षति हो रही थी। तो इस तरीके की चीजें ना हो, इस तरीके की गतिविधियां ना हो, इसके लिए आर्टिकल 48A आया। यहाँ पे 48A है, 48A है। अब हमारा आर्टिकल 49 क्या कहता है? आर्टिकल 49 कहता है कि जो नेशनल मॉन्यूमेंट है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, नेशनल मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करा जाए। आर्टिकल 49 बेसिकली यह कहता है कि जो नेशनल मॉन्यूमेंट है, आर्टिकल 49 नेशनल मॉन्यूमेंट की प्रोटेक्शन की बात करता है। इनको भी तो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, इनको प्रोटेक्शन भी मिलना चाहिए। स्टेट ऐसा कुछ करे जिससे इनको भी प्रोटेक्शन मिले। नेशनल मॉन्यूमेंट के बारे में दिया हुआ है। फिर हमारा जो आता है आर्टिकल 50, याद है आपको? जब शुरुआत में हमने क्लास किया था तो बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के 3 ऑर्गन मतलब लॉ मेकर अलग होगा, लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाला अलग होगा, और जो लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं उसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और लॉ को इम्प्लीमेंट किया, लॉ को मेकिंग किया। प्लस इन दोनों की हरकतों को देखना है, चेक करना है कि लॉ जो बनाया हुआ है वो सही है कि नहीं है, वो देश हित में है कि नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए जुडिशरी को बनाया गया था। तो एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी को अलग करना, सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, समझ गए ना बच्चों? देखो, कोई एक है जो लॉ को इम्प्लीमेंट करा रहा है, वो जो है वो न्याय कैसे देगा, वो जस्टिस कैसे दे सकता है? तो इसलिए जो है वो लॉ इम्प्लीमेंटिंग वाले अलग रहेंगे,
उनका सेक्शन अलग रहेगा, और जो जो न्याय दे रहे हैं उनका सेक्शन अलग रहेगा, वो अलग हैं और ये वाले अलग हैं। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 50 को ऐड किया गया था कि देखो जो एग्जेक्टिव होंगे, जो लॉ को लागू करने वाले होंगे वो अलग होंगे, और जो जुडिशरी जो न्याय देने वाले होंगे वो अलग होंगे, दोनों मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारा आर्टिकल 50 ऐड किया गया। अब आर्टिकल 51 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी हाल कुछ ही समय पहले प्रधानमंत्री जी ने हमारे इस पे स्टेटमेंट भी दिया। जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने विदेश दौरे में यह बोला कि यह युग युद्ध का नहीं है, यह युग युद्ध का नहीं है, यह युग पीस का है, यह युग डायलॉग का है, यह युग डिप्लोमेसी का है। तो आर्टिकल 51 में यह लिखा हुआ है कि प्रमोशन इंटरनेशनल पीस, प्रमोट इंटरनेशनल पीस। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस आर्टिकल को अचीव करने का प्रयास किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह बोला था कि जो ये युग है वो शांति का है, आप बात करके सॉल्व करिए मैटर को, डिप्लोमेसी से सॉल्व करिए मैटर को। तो वो कौन से आर्टिकल को अचीव करने का प्रयास कर रहे थे? आर्टिकल 51 को अचीव करने का प्रयास कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे विदेश में, जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही थी तो उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया था, डिप्लोमेसी होगा, डायलॉग होगा, पीस होगा, आर्टिकल 51 के था। ठीक है बच्चों, तो आज हमारा डीपीएसपी कंप्लीट हो गया। अब हम आपके साथ मिलेंगे पार्लियामेंट का जो लेक्चर होगा, पार्लियामेंट का जो सेशन होगा उसके साथ।